more questions based on the concept of relative velocity, और फिर हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि बिफोर वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, एक दो क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है सर, देखिए लास्ट डे मतलब कल आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, और अभी एक और एग्जांपल पे आते हैं सर। देखो, मान लो कि लेट्स से दिस इज एन एलिवेटर, ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर कह लो या लिफ्ट कह लो, एक ही मतलब है। इस एलिवेटर में यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप करा है बेटे, ये एक पार्टिकल ड्रॉप किया गया है, ठीक है। फ्रॉम हियर पार्टिकल हैज बीन ड्रॉप्ड एंड दिस पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 24 मीटर। एलिवेटर है और एलिवेटर में एक पार्टिकल आपने ड्रॉप किया है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 24 मीटर। ये 24 मीटर है सर, दिस हाइट इज 24 मीटर। दिस एलिवेटर इज गोइंग अप विथ अ वेलोसिटी ऑफ, इस एलिवेटर की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, and the acceleration of this elevator is 2 meter per second square and both are in the upward direction। मतलब एलिवेटर में वेलोसिटी भी है और एलिवेटर में एक्सेलरेशन भी है, और एलिवेटर के अंदर हम कर क्या रहे हैं, तो एलिवेटर के अंदर हम एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। दिस पार्टिकल इज ड्रॉप, किस हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो वी आर ड्रॉपिंग दिस पार्टिकल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 24 मीटर। आपका क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस पार्टिकल टू हिट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। मतलब कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल फ्लोर ऑफ द एलिवेटर पे आके गिरेगा या टकराएगा। आई होप मेरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई ये एलिवेटर है या लिफ्ट कह लो, और ये एलिवेटर या लिफ्ट खुद मोशन में, इट इज नॉट एट रेस्ट, ये मोशन में, और ये इसके अंदर एक पार्टिकल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम अ हाइट ऑफ 24 मीटर, और आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम और आफ्टर व्हाट वैल्यू ऑफ टाइम दिस पार्टिकल विल हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, राइट। तो अब कैसे करेंगे सर, टाइम कैसे निकालेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप इस मोशन को ग्राउंड से ऑब्जर्व करते हैं, अगर आप लॉजिकली समझ पाए तो मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आप अगर इस मोशन को ग्राउंड से ऑब्जर्व करो तो ग्राउंड से आपको क्या दिखाई देगा, देखो ग्राउंड से आपको क्या दिखाई देगा, इस बात को समझो भाई। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो कि एज द होल ऑफ द एलिवेटर इज गोइंग अपवर्ड्स, ये पूरा का पूरा एलिवेटर ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा एलिवेटर कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो आप अगर एलिवेटर को देख रहे हैं तो आपके लिए एलिवेटर के अंदर का जो भी है, जो कुछ भी रखा हुआ है एलिवेटर के अंदर, वो आपके लिए पूरा का पूरा जो भी बॉडी है इस इनसाइड द एलिवेटर, सारी की सारी आपके लिए कहाँ जा रही होगी, ऑब्वियसली आपके लिए ऊपर जा रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? फिर से मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेन के अंदर बैठे हो या बस के अंदर बैठे हो, और ट्रेन या बस अगर चल रही है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जितने भी उसके अंदर पैसेंजर्स हैं वो सब के सब मोशन में, और वो उसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, राइट। तो सिमिलरली अगर एलिवेटर के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, तो वो सारी की सारी बॉडी या वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट एलिवेटर के साथ साथ उधर उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में एलिवेटर जा रहा है। आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो मेरे लिए ये मोशन ऐसा होगा, देखो मेरे लिए अगर ग्राउंड से देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि जिस इंस्टेंट पे मैंने रिलीज किया, मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि रिलीज किया, मुझे ऐसा लगेगा कि बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, जिस पॉइंट पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा वहां से वो फिर ये बॉडी नीचे आएगी। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे ना तो ये ऐसे लगेगा, आपको ऐसे लगेगा कि ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स है, ये ऊपर जा रही थी, और फिर इसकी एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर वहां से ये नीचे आने लगा और ये हिट करेगा ग्राउंड को। बट अगर आप एलिवेटर के अंदर बैठ के देखो, मान लो आप एलिवेटर के अंदर बैठ गए सर, एलिवेटर के अंदर, तो आपको ये साफ साफ दिखाई देगा कि ये बॉडी सीधा सीधा नीचे आ रही है, एंड दैट्स ऑल। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ ना बोलो भाई, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आया। जी सर। अगर आप एलिवेटर के बाहर से देख रहे हैं सर,
आपको तो ऐसा लगेगा कि भाई एलिवेटर ऊपर जा रहा है तो पूरी उसके अंदर जो बॉडी है वो भी ऊपर जा रही है, और उसके बाद एक टाइम के बाद फिर वो नीचे आएगी। तो इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मोशन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड सा है। व्हाई इज इट कॉम्प्लिकेटेड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? द रीजन इज वेरी ऑब्वियस कि भाई ये पहले हमें बॉडी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, फिर नीचे। लेकिन अगर मैं एलिवेटर के ही रेस्पेक्ट में सॉल्व करूं तो बहुत सीधा सा है कॉन्सेप्ट कि भाई मुझे ये जो पार्टिकल है या जो बॉडी है वो मुझे सीधा सीधा नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये ऊपर इसका मोशन नहीं है मेरे लिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर बेहतर ये क्या है? तो बेहतर ये कि भाई आप एलिवेटर के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करिए, बेहतर तो यही है। The best way is to solve the problem with respect to the elevator itself, not with respect to the ground. तो अगर मैं एलिवेटर के रेस्पेक्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व नहीं हो सकता, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने ये बोला एलिवेटर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एलिवेटर के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हो, मतलब एलिवेटर के अंदर बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो आपके लिए जो सारे कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। और वो क्या लगेगा इस बात को देखिए सर, और जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछिए मुझसे। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एलिवेटर के अंदर बैठा हूं और यहां से इस पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है मेरे लिए? हाँ ना बोलो सर। यस सर, भाई अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दें ना बेटे, अगर हम किसी भी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दें तो व्हेनेवर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड और रिलीज्ड उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। जब भी आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो या रिलीज करते हो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विल बी 0। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनिशियल बॉडी जो रिलेटिव वेलोसिटी है जो चीटे को नजर आएगा या लिफ्ट के अंदर बैठ के नजर आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। हाइट कितना कवर हो रहा है तो वो हमें दिख रहा है कि दैट इज 24 मीटर। हाइट इज 24 मीटर, वो हमें दिख रहा है ना। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन हमें किसका चाहिए? इस बॉडी का। किसके रेस्पेक्ट में? इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। इस ऑब्जर्वर को मैं कुछ नाम दे देता हूं, मान लो चीटा। ठीक है, इसमें मुझे इस बॉडी का एक्सेलरेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। ध्यान से सुनना, मैं जो लिख रहा हूं वो अच्छे से समझना कि मैं क्या लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू चीटा इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। भाई एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आप यही लिखते हो ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्लियर है? अब और अच्छे से सुनो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मतलब इसके अंदर जो ये बॉडी ड्रॉप हुई है, अगर मैं इसके अंदर बैठ के देखूंगा तो मेरे लिए ये तो फ्री फॉल हुआ ना भाई। अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ के देख रहा हूँ इस बॉडी को तो मेरे लिए तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है। मतलब मेरे लिए जो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी है वो एग्जैक्टली कुछ नहीं है बल्कि जी है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ -10। पता नहीं सर क्या बोले। सही है सर। सही। एक्सेलरेशन ऑफ चीटा क्या लिखूंगा? तो एक्सेलरेशन ऑफ चीटा उतना ही लिखूंगा जितना लिफ्ट का ये एलिवेटर का एक्सेलरेशन है। वो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -2 बिल्कुल सही बात। तो ये -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज माय एक्सेलरेशन of body with respect to cheetah. Why are you taking acceleration with respect to cheetah? Because मेरा जो ऑब्जर्वर है जिसके रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो यही है, चीटा है। ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिएगा सर। अगर आपको ये सारी बातें क्लियर है तो मेरी बात सुनिएगा कि सर यहाँ पर जो हाइट है, हाइट वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं इसमें इक्वेशन कौन सी लगा रहा हूँ ध्यान से देख लो। I am applying this equation, S relative is equal to U relative into t plus of half into a relative multiplied by t squared. सर सर एक हाँ जी सर, हाँ बताइए। सर आपने कल बताया था कि अगर सेम सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। और जबकि जी अब यहाँ अपोजिट, ये बॉल ड्रॉप हो रहा है नीचे और चीटा जो है लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये तो सर अपोजिट डायरेक्शन हो गया। यहाँ पर तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो वो ऐड होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन देखो ऐड ही हुआ है। नहीं, वो ऐड का साइन होना चाहिए ना वहाँ पर। तो बेटे मैं क्योंकि ऐसे ही सर तो लिख सकता हूँ। कल वाले नोट्स को ज्यादा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये बीच में सिर्फ प्लस साइन ही नहीं था। अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखोगे तो उसमें बीच माइनस भी था दोनों। मैं आपको याद दिलाऊं। सर एक बात बताइए,
अगर मान लीजिए ये बॉडी इधर जा रही है, ये बॉडी इधर जा रही है सर, इसका एक्सेलरेशन ए है सर, इसका एक्सेलरेशन बी है, ठीक है। अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो यहाँ पर साइन आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, राइट। लेकिन अगर आप यही एक्सेलरेशन ऐसे लिखें, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर आप इस बात को ऐसे लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ए, बट बी का जो एक्सेलरेशन है वो इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो ये समझ आई बात। यहाँ पर बीच में प्लस साइन तो नहीं आया ना, दोनों के साथ माइनस आया या नहीं आया बेटे? यस यस, ठीक है। तो एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ऑफ टी स्क्वायर, एस भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ 24, यू रिलेटिव हमारा 0 है, यहाँ दिख रहा है आपको, हाफ इनटू ए रिलेटिव इज माइनस ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर्ड, तो टी की वैल्यू यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 और ये माइनस से माइनस मर गया, 12 टू ज़ 24, ठीक है, 2 टू ज़ 4, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। तूबा खान, आपको मेरी बात समझ आ गई है? सर नहीं समझ में आया मुझे। कहाँ से नहीं समझ में आया आपको? ये आपने इस रिलेटिव का फॉर्मूला डाला वहां, उसके बाद कोई प्रोसेस समझ में नहीं आया सर। इस यू रिलेटिव रिलेटिव का आपने, सर ये जो आपने यू रिलेटिव इनटू टी किया है सर, ये वाला कहानी तो आप ये कर सकते हैं ना कि मतलब ये 5 मीटर पर सेकंड ये कहाँ गई? अच्छा अभी ये जो लिफ्ट की वेलोसिटी है है वो कहाँ गई? देखो दुनिया में जो भी चीजें गिवन है वो सारी की सारी यूज होगी, जरूरी तो नहीं है। पहली बात तो इस क्वेश्चन से आपको ये भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर लिफ्ट में पहली बात वेलोसिटी है भी तो आई डोंट केयर अबाउट दैट वेलोसिटी, यहाँ पर उस वेलोसिटी का यूज नहीं होगा इफ यू आर सॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट इटसेल्फ, है ना। मतलब अगर क्वेश्चन आप लिफ्ट के अंदर ही बैठ कर सॉल्व कर रहे हो तो लिफ्ट की वेलोसिटी वहां पर कंसीडर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, रीजन समझते हैं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेन चल रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, आप यहाँ पर सर बैठे हैं और आपका एक दोस्त है जो इसके अंदर ट्रेन के अंदर आ रहा है आपकी ओर, आपकी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो आप अपने फ्रेंड की वेलोसिटी कितनी बताएंगे? 10 प्लस 5 बताएंगे आप इसके अंदर बैठ के, 10 माइनस 5 बताएंगे, या सिर्फ 5 बताएंगे? हाँ जी सर, 5 बताएंगे। 5 बताएंगे। 10 का क्या हुआ सर? वो तो सर 10 तो उसके साथ है ही, वो उसके साथ सिर्फ उसी के साथ नहीं है सर, वो आपके साथ भी है ना। 10 मेरे जो साथ है भी, वो हाँ। आपके साथ भी है, उसके साथ भी, इसलिए दोनों एक दूसरे से वो बात कैंसिल कर रहे हैं, यही हुआ ना। सिमिलरली देखिए तो ये एलिवेटर या जो लिफ्ट है ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये वाला बॉडी भी लिफ्ट के अंदर है और ये चीटा भी लिफ्ट के अंदर है, राइट। तो दोनों एक दूसरे के लिए तो 5 तो वैसे ही दोनों के साथ है, तो क्या हम कंसीडर करेंगे बेटे 5? मिर्जा, नहीं सर। बात समझ आ गई? इसीलिए हमने उस 5 यस। को कहीं पर कंसीडर नहीं करा है। और सर एक और सवाल ये कि कल भी मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था सर, निगेटिव डिस्टेंस आपने लिया है ये सर, मतलब ये इट इज किस केस में? फर्स्ट ऑफ ऑल मिर्जा साहब, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके सॉरी, पहली बात तो ये डिस्प्लेसमेंट याद सर। रखिएगा। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या कहते हैं, ये आप निगेटिव यहाँ पर ले रहे हो, कल पॉजिटिव लिए थे, वो मतलब एक बार वहां पे बताया हाँ, था रीजन आपने मैं समझा देता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मतलब है कि पोजीशन, मतलब आप पॉजिटिव एक्सिस पे हैं या नेगेटिव एक्सिस पे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट को का साइन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं यहाँ पर मेरा ओरिजिन है और मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? भाई अगर आपने ऐसे फेंका है तो आप प्लस वाई एक्सिस पे जा रहे हो या माइनस वाई एक्सिस पे जा रहे हो, प्लस वाई एक्सिस। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि आप पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहे हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट है क्या, पोजीशन है। तो अगर आपकी पोजीशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अच्छा, अगर आप मान लो कि ये ओरिजिन है आपका, आपने यहाँ कहीं ओरिजिन माना और यहाँ से आपने बॉडी को ड्रॉप किया, ये बॉडी नीचे गई, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस नेगेटिव पे। होगा, ठीक है, क्योंकि आप वाई आपका कैसा हो जाएगा, वाई आपका नेगेटिव हो जाएगा।
तो डिपेंडिंग ऑन क्या आपका जो कोऑर्डिनेट है या एक्सिस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले सकते हैं या नेगेटिव ले सकते हैं। तो सर यहाँ आपने क्या किया, यहाँ मैंने ऐसे कर दिया कि ऐसा इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पर ओरिजिन मान लिया, समझ रहे हैं, जहां से मैंने ड्रॉप किया, यस ठीक है। तो अगर इसको ओरिजिन मान लूंगा तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ये ओरिजिन के नीचे हो रहा है, तो ओरिजिन के अगर नीचे हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हम कंसीडर करेंगे बिकॉज वाई हमारे नेगेटिव है, ओके सर ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तूबा खान, कोई यस सर। डाउट, कोई नो डाउट बेटे? नो रफीक, नो नो सर। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन आप कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो ये मान लो फिर से एलिवेटर है, लिफ्ट कहूँ या एलिवेटर एक ही बात है। यहां से आपने फिर से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया, दिस पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, और कितने हाइट से आपने ड्रॉप किया वो हाइट आपको गिवन है, लेट दैट हाइट बी इक्वल टू 4 मीटर। ये इस बारी जो आपका लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इस बारी जो आपका लिफ्ट है वो नीचे जा रहा है विद अ वेलोसिटी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका क्वेश्चन फिर से वही है कि सर इस पार्टिकल को नीचे फ्लोर पे स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसको फ्लोर पे स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर? जैसे लास्ट वाला केस किया था बिल्कुल वैसा ही है, विथ जस्ट विथ अ डिफरेंस कि लास्ट वाले केस में एलिवेटर ऊपर जा रहा था, इस केस में आपका एलिवेटर नीचे जा रहा है। अब आपको सॉल्व करके बताना है सर कि इसमें कितना टाइम लगेगा, आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि स्मॉल जी की वैल्यू आपने 10 मानना है, ठीक है। +10 या -10 वो तो आप समझेंगे, बट उसकी वैल्यू आप 10 मान के चलेंगे। स्मॉल जी को आपको 10 मानना है और सॉल्व करना है। करो तो देखो आपसे होता है या नहीं। सर हेलो जी जी सर ये टाइम √6/2 सेकंड। √6/2 आ रहा है, और किसी का आया टाइम की वैल्यू, और किसी की आई भाई? एक का √6/2 आ रहा है मगर गलत आ रहा है जहां तक मुझे लगता है। या फिर सर टाइम 0 सेकंड हो सकता है, यही दो केस होगा सर। नहीं 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 नहीं, टाइम 0 सेकंड कैसे हो जाएगा सर? मतलब कोई टाइम ही नहीं लगा इसको स्ट्राइक करने में। सर 8 मीटर पर सेकंड। नहीं, 8 मीटर पर सेकंड भी आप गलत बता रहे हो। 8 मीटर पर सेकंड इज आल्सो नॉट द आंसर। चलो मैं बताता हूँ, सुनिए। आप इसके अंदर सोचिए, इमेजिन करिए कि आप इसके अंदर बैठे हुए हो। आप यही तो इमेजिन करेंगे कि आप इसके अंदर बैठ गए। अगर आप इसके अंदर बैठ गए तो पहली बात तो ये बताओ कि ये ड्रॉप हुआ है तो इसकी वेलोसिटी आपको कितनी नजर आएगी? भाई अगर आप इस लिफ्ट के 0 अंदर बैठ गए 0 और, तो पहली बात तो ये है कि यू रिलेटिव की वैल्यू 0 है, इसमें कोई शक नहीं। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू यू, मैं उसको चीटा लिख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, कि ये जो आपका एक्सेलरेशन है, बॉडी का एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में? चीटा के रेस्पेक्ट में। सर वो कितना होगा?
तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो देखो एक बात बताओ मुझे कि तुम लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो तुम्हारे लिए जो बॉडी है, इस बॉडी का ये मोशन फ्री फॉल है या नहीं? मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ ना, यस सर, यस कि सर, भाई अगर आपने बॉडी को रिलीज कर दिया तो वो सिर्फ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट वुड बी जी। और जी की डायरेक्शन क्या है बेटे? तो जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब -10 लिखेंगे, हाँ ना बोलो सर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ये तो लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट अगर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई? यस सर, भाई ये एक्सेलरेशन मैं बता दूं आपको, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू चीटा इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ चीटा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कितना है? जी है, और माइनस क्यों लगाया? बिकॉज इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। एक्सेलरेशन ऑफ चीटा -2, क्यों? क्योंकि चीटा कहाँ है? लिफ्ट के अंदर है, तो चीटे का एक्सेलरेशन वही होगा जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, और लिफ्ट भी किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो माइनस फिर से लगा दिया, तो -10 +2, -10 +2 इज इक्वल टू -8 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? हाँ ना बोलो। आप लोगों ने यही गलती की होगी। नहीं सर, मैंने तो यही किया सर। ठीक है, सबको ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप ओरिजिन मान लीजिए, यहाँ से आपने बॉडी को ड्रॉप किया, दिस हाइट इज 4 मीटर, तो आप क्या लिखेंगे? फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे आप, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय टी प्लस ऑफ हाफ इनटू ए रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस रिलेटिव की वैल्यू कितनी है? तो इस रिलेटिव की वैल्यू सर -4, यू रिलेटिव 0 है, तो प्लस ऑफ हाफ इनटू -8 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। इसको साफ साफ दिख रहा है आपको कि माइनस से माइनस कट गया, 2 4 8 हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो t की वैल्यू 1 सेकंड आएगी। अगर आपने यही करा है तो टाइम की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 सेकंड। सर गलती मेरे साथ, मैंने सर सेम किया, बस वो काटने के बाद मुझे लगा यहाँ पर 0 आया, क्योंकि मेरी मैथ बहुत कमजोर है सर। मैं मतलब इतना ही छोड़ा, सेम नहीं, प्रोसेस मैंने किया सर। सेम को सेम से काटोगे तो 0 नहीं आता, 1 आता है। तुबा ओके खान, सर। अब आपको समझ में आया क्या दिक्कत हुई है आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में? क्या गलत किया आपने? सर मैंने गलत नहीं किया था सर, मैंने सिर्फ यहाँ तक किया था, ये एक अच्छा अच्छा, ओ आपने एक्सेलरेशन निकाल के मुझे आंसर बता दिया। हाँ हाँ, मैंने आगे कुछ किया नहीं था। बहुत बढ़िया सर। और एक और बच्चा है हमारे साथ कनेक्टेड, क्या नाम है? रफीक, आपका क्या इशू है? आपको कुछ समझ आया है? रफीक, रफीक, जी सर आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बिंदास पूछ लिया करो, मतलब ऐसे नहीं सन्नाटे में बैठो। अब देखिए सर, ये इस पे और ज्यादा टाइम पास नहीं करते हम। तो अभी तक जो हमने किया है ना, अब देखो हम एक नए टॉपिक पे आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अभी तक जो हमने किया है, द होल कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? तो v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। याद रखोगे, इसमें जो s है, s ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं। ये सब अभी हम तक हमने डिस्कशन किया है। अब मैं इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लास्ट टॉपिक पे चर्चा करूंगा। द डिस्कशन विल स्टार्ट ऑन द वेरी लास्ट टॉपिक। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बात करूंगा, जहां जो चीजें नहीं समझ में आए वो बिंदास पूछिएगा। टॉपिक क्या है? टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ग्राफ से हम मोशन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट? कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो है आपका, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। समझ रहे हो आप? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ठीक। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है, इस बात को समझिएगा। हम मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू, ठीक है।
बट पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफ। फर्स्ट पॉइंट, ग्राफ हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, उसको हम पहले समझ लें। उसके बाद मैं फिर आगे बात करूंगा कि ग्राफ कितने टाइप के ग्राफ आपको मोशन के में या मोशन के केस में देखना है। तो सबसे पहली बात समझो, ग्राफ जो होता है बेटे वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ गिवन डेटा। मतलब अगर आपको कोई भी डेटा गिवन है ना, कोई भी डेटा, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफ है। क्या मतलब है, जैसे मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू 2x है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां नहीं समझ में आप पूछिएगा। y इज इक्वल टू 2x है, इसका मतलब y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये तो मतलब हुआ सर कि अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू मान लो 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 आएगी। इफ x इज इक्वल टू 1, ये 10th में आप लोगों ने किया होगा, आपको शायद याद आ जाए। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0 रखता हूं सॉरी, तो y विल आल्सो बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इफ x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो मेरा डेटा क्या हुआ, डेटा ये हुआ कि x के साथ y की वैल्यूज, यही हमारा डेटा कहलाएगा। ठीक है, x के साथ y की वैल्यूज, ये हमारा डेटा हो गया। जैसे आजकल आप लोग, ये आजकल क्या, जब भी क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट, तो क्रिकेट में भी आपको ग्राफ दिखाई देता है। और वो जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ में दो चीजें होती हैं, ओवर्स एंड रन्स। किस ओवर में कितना रन बना, उसी चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह से यहाँ पर मैं y और x को रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो, इस बात को अगर मैं ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, मेरी बात सुनिएगा। ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो। जब आपका x 0 है तो y भी 0 है, तो यहां पर है। अब x को मैंने बढ़ाया, x कितना किया 1, तो y x को मैंने कितना किया 1, तो y कितना हो गया सर 2। x 1 है तो y 2 है, ये तो है। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को, तो एक पॉइंट आपको दिखाई देगा यहाँ पर, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। ठीक है, सिमिलरली अब अगर मैंने x को 2 किया था तो y कितना आया था। अब x को मैंने बढ़ाया 2 कर दिया तो y कितना हो गया 4, यहाँ कहीं। इन दोनों को फिर से मिला दो तो फिर से एक पॉइंट मिलेगा, है ना, जिसपे x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 4 होगी। इसी तरह से एक बार और करते हैं, x इज इक्वल टू 3, तो एक बार x को और बढ़ाओ 3 कर दो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। इन दोनों को अगर मैं फिर से मिला दूं, इन दोनों को फिर से मिला दूं, तो एक वो पॉइंट मुझे मिल जाएगा जिसपे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 6 है। अब अगर हम इन सब को मिला दें, इन सबको, तो एक ऐसा लाइन जैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा बेसिकली। ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा या नहीं बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, दिस इज बेसिकली द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिकली मैंने इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके मैंने ज्योमेट्रिकली ये शो किया कि हाउ y इज चेंजिंग विथ x। ज्योमेट्रिकली हमने क्या शो किया है कि हाउ y इज चेंजिंग विथ x, मतलब y में x के साथ कैसे वेरिएशन आया। तो बेसिकली ग्राफ इसी चीज का नाम है। ग्राफ का मतलब होता है, इन जनरल ग्राफ का मतलब होता है कि वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी को अगर मैं शो कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, कैसे, ज्योमेट्रिकली। भाई स्ट्रेट लाइन ये जो बनी है, ये स्ट्रेट लाइन, ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम ही है, ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्रिकल फिगर है ये बेसिकली। तो अगर हम कभी भी किसी भी गिवन डेटा को रिप्रेजेंट कर दें ज्योमेट्रिकली तो उसको हम ग्राफ कहेंगे। क्या मेरी बात सबको क्लियर हुई है यहाँ तक। यस सर। यस सर। आपने कहा ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ज्योमेट्रिकल जो डायग्राम है वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ही होगा ये जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, उस पर हम धीरे धीरे अभी आएंगे। बट ग्राफ का बेसिक मतलब ये है। ठीक है, तो ग्राफ का बेसिक मतलब है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। अब एक बात याद रखो कि ये जो गिवन डेटा है उसको हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन है, कोई सा भी शेप हो सकता है।
अब कब कैसा ग्राफ बनेगा उसका एक जनरल आइडिया समझिए। कब ग्राफ आपका किस शेप का बनेगा उसका एक जनरल आइडिया लगाते हैं, ठीक है, जनरल आइडिया ऑफ दैट। अब उसका जनरल आइडिया क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिकल पार्ट को, थोड़ी सी बातों को समझना पड़ेगा, और जहां नहीं समझ में आए प्लीज पूछिएगा, ठीक है। आप लोग सन्नाटे में मत बैठिएगा, जहां नहीं समझ में आए वहां पूछिएगा। पहला केस बेटे, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूं, ये इतना शायद आपको पता हो कि अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल शायद आपने नाम सुना होगा। मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने ये इक्वेशन लिखा है, ये लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक है या कैसी इक्वेशन है? लीनियर। आप सबको समझ आना चाहिए भाई, सब इस बात से कन्विंस्ड हो कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन? नहीं कन्विंस्ड हो भाई? सबको ये बात समझ आ रही है कि इट्स अ लीनियर इक्वेशन? जी सर। लीनियर है ना, लीनियर इसलिए क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों का पावर कितना है, 1 है। तो ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी लीनियर इक्वेशन होगी मतलब आपस में दो क्वांटिटी जब भी लीनियरली रिलेटेड होगी, मतलब लीनियर रिलेशन होगा, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, इफ टू क्वांटिटीज आर linearly related, graph will be a straight line। अगर दो क्वांटिटी लीनियरली रिलेटेड है तो ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, और स्ट्रेट लाइन की एक जनरल इक्वेशन है और वो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी। ये जनरल इक्वेशन कहलाती है स्ट्रेट लाइन की। यहाँ पर m हम कहते हैं स्लोप। स्लोप का दूसरा मतलब होता है tan थीटा, वो अभी मैं समझा दूंगा। c क्या है, तो c को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। अब इन दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो जनरल इक्वेशन ऐसी होती है। ये जनरल इक्वेशन, ये जो मैंने लिखा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जनरल इक्वेशन है जिसमें m स्लोप है और c क्या है, इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब दोनों का क्या मतलब है, ध्यान से सुने। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द स्लोप। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द स्लोप। स्लोप पे बात करते हैं पहले। मान लीजिए सर कि आपके पास कोई ग्राफ है और आपका ग्राफ ऐसे, ये y वर्सेस x का, तो अनडाउटेडली आपको दिख रहा है कि x के साथ कुछ एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है x के साथ, इस ग्राफ का कुछ एंगल पे ये ग्राफ इंक्लाइंड है विद द x एक्सिस। जी सर। इस एंगल का अगर मैं tan ले लूं, tan ऑफ दिस एंगल दैट इज थीटा, तो इसी tan ऑफ दिस एंगल थीटा को हम स्लोप कहते हैं। इसी tan ऑफ दिस एंगल थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप। मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मैं इसके एंगल का tan ले लूं तो इट वुड बी कॉल्ड अ स्लोप। इसका दूसरा मतलब ऐसे भी मैं ये कह सकता हूं कि देखो, अगर मैं ये लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये आपको दिख रहा होगा, इट्स अ ट्रायंगल हियर। अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में आपको दिख रहा है कि tan थीटा कुछ भी नहीं है बट स्लोप है, और वो स्लोप किसके बराबर है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। शायद आपको समझ में आ जाए, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर जो tan थीटा है जो कि स्लोप है, वो किसके बराबर है, y बाई एक्स के बराबर, ठीक है। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। समझे या नहीं समझे? यस सर। तो स्लोप आपको बेसिकली ये आइडिया देता है कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ किस तरह से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि कहीं पर आपको ये बोला जाए कि भाई स्लोप ऑफ अ ग्राफ, कोई ग्राफ मैंने बनाया y और x का और स्लोप 0 आया। स्लोप 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। स्लोप अगर 0 आया तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि सर ये y और x का ग्राफ ऐसे बनेगा सच दैट कि थीटा की वैल्यू 0। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आपका ग्राफ पैरेलल टू x बने। सर यहां तक नोट करिए, मैं और बात करूंगा
प्लीज अपना थोड़ा सा इनपुट दीजिए, बोला करिए, तो जल्दी से यहाँ सर तक ये नोट जो करिए। अभी आपने जो कहा बताइए सर। पैरेलल ऑफ एक्स का एक एग्जांपल बता दीजिएगा सर। वो तो मोशन में अभी हम बताएंगे, उस मोशन में तो हम बात करेंगे उसकी, कि अगर हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल होता है। ठीक है, वो तो मोशन में मैं आपको एग्जांपल, ये सारी जो बातें हैं ना वो मोशन में के ग्राफ में हम बात डिस्कस करने वाले। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस चीज का क्या मतलब है, कब कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा और उस ग्राफ में किस चीज का क्या मतलब है। समझ आई बात सर? यस सर। सर हो गया, सबने नोट कर लिया यहाँ तक? मेरा हो गया सर। बाकी लोग भी बोल लिया करो यार। सर दूसरी बात सुनिएगा, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखो, मैं आपसे अगर ग्राफ में ये y और x और ये वाला एंगल मैं आपसे कहूँ ये थीटा है, और अच्छा आप ध्यान दो तो मैंने जो एंगल दिखाया है ना आपको x के रेस्पेक्ट में, मैं बार बार ये ऐसा ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब x के रेस्पेक्ट में जो एंगल मेजर होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो एंगल आप ऐसे नहीं मेजर कर देना कि ये एंगल है, ना ना ना। एंगल जो आपको चाहिए, जिसका आप tan लेके स्लोप कहेंगे, वो एंगल आपको ऐसे मेजर करना है। एक्स पे खड़े हो जाओ और आप ऐसा इमेजिन करो कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। एक्स के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक्स के रेस्पेक्ट में आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, एक्स के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरी बात? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, तूबा, रफीक। सर। जी सर। समझ आई है बात? तो चलो आगे सुनिए, अगर आपको समझ में आया हो तो। देखिए बेटे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस केस में थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और थीटा जब 90 से कम होता है तो बेटे tan थीटा आपका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर ग्राफ ऐसा है जिसमें थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर ग्राफ ऐसा है जिसमें थीटा इज लेस देन 90 है तो याद रखिएगा स्लोप उस केस में हम पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहां पर अगर आप देखें तो थीटा इज ग्रेटर देन 90। अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाए तो tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है। तो tan थीटा की वैल्यू अगर निगेटिव आएगी तो इसका मतलब होगा कि स्लोप निगेटिव होगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्लोप निगेटिव, और ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है ना, इन द केस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई कष्ट वाली बात? नोट कर लीजिए जल्दी यहां तक, और बातें करनी है मुझे। नेक्स्ट पॉइंट सर, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैं आगे बताता हूं। इंटरसेप्ट, व्हाट डू वी मीन बाय इंटरसेप्ट? अब इस बात को समझिए, इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इंटरसेप्ट का बेसिक मतलब समझिएगा कि x जीरो पे y की वैल्यू कितनी है, इज इट जीरो और नॉन जीरो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। क्या मतलब हुआ सर? मान लो मैं आपको ऐसा ग्राफ फिर से ड्रॉ करके अलग से बता रहा हूं कि ये x है, ये y है। इस ग्राफ में मुझे ये बताओ कि जब x को जीरो किया है तो y कितना है, जीरो या नॉन जीरो? ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है? ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर x भी जीरो और y भी जीरो है या नहीं? मतलब इसमें मैं ये कह सकता हूँ, इसमें ये कह सकता हूँ सर कि when x is equal to zero, when x की वैल्यू जीरो है, y is also equal to zero, इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू जीरो। जब x जीरो है तो y भी जीरो है, इसका मतलब है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे। जैसे मैं आपसे कहूँ एक्स वाई, और मैं आपने ग्राफ ऐसे ले लिया, ऐसे, ये ऐसे, यहां पर हमारा x इज इक्वल टू जीरो है, तो जब x जीरो है तो y जीरो है क्या? नहीं When सर। x is equal to zero, y is not equal to zero. क्लियर है? तो ये जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट भी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? इंटरसेप्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि x जीरो पर y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, x जीरो पर
y की वैल्यू कितनी है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया? और स्लोप आपको क्या बताता है? नहीं सर, नहीं होती है सर। फिर से सुन, x0 पर y की वैल्यू कितनी है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ये पहले स्क्रीन पे जो भी है उसको आप नोट कर लो, ताकि मैं आपको इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दूं। आप यहां तक नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। ठीक है, मेरी बात सुनिए सर, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर किसी ने नहीं नोट करा तो मुझे बताए। चलिए मेरी बात सुनिए सर, अगर मैं आपको ये इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू 2x और एक इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, इफ x बिकम्स इक्वल टू 0, x की जगह 0 रख दूं, तो y 0 होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा। यस सर होगा। और यहाँ पर बेटे if x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना होगा? y 4 होगा क्या? ये 0 हो जाएगा, यस बट ये सर, 4 तो है। यस सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर x 0 है तो y भी 0 है, इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है। यहाँ पर आप कहेंगे x 0 है बट y की वैल्यू, x 0 पे y की वैल्यू कहाँ कितनी है? 4 है। इसका मतलब यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू 4 है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ग्राफ y एक्सिस पे कहां पे शुरू हुआ है, मतलब y एक्सिस की किस वैल्यू पे ग्राफ शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है या कहीं और से शुरू हुआ है। अगर 0 से शुरू हुआ है तो y इज इक्वल टू 0, मतलब इंटरसेप्ट 0। अगर 0 से शुरू नहीं हुआ है तो y वुड बी नॉन जीरो व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसका दूसरा मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ऐसे बनेगा, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 होगी, लेकिन इस केस में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। x तो 0 है, x तो 0 है, बट जब x 0 है तो y की वैल्यू 0 नहीं है, रादर इट इज 4। अब समझ आई बात, क्या मतलब है इंटरसेप्ट का? यस सर। भाई जिसको नहीं यस आया सर, था वो भी बोल दो। ठीक यस है, सर, यस सर। इंटरसेप्ट का बेसिक मतलब है कि x 0 पे y 0 है या नहीं है, दैट इज गिवन बाय इंटरसेप्ट। वो आपको इंटरसेप्ट बताता है। जैसे मैं आपको इक्वेशंस लिखता हूं, मुझे सिर्फ इतनी बात बताना कि जैसे मैं आप लिख दूं 4x माइनस ऑफ 2, मुझे बताओ इस ग्राफ को, इसको देख के मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है अनडाउटेडली। मैं आपको खुद ही बता यस देता सर। हूं कि इट इज स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन, है ना। यहाँ पर y का पावर भी 1 है और x का पावर भी 1 है, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन, तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो है, ये बात तो तय है। अब मुझे सिर्फ ये देख के बता दो कि इसमें इंटरसेप्ट कितना है और स्लोप कितना है। इंटरसेप्ट 2 होगा सर। सबको मेरी बात समझ में आनी चाहिए भाई। आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था mx प्लस ऑफ c, ये आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने यही लिखा था। अब आपसे इन दोनों को कंपेयर अगर करोगे तो x के साथ जो लिखा होता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले स्लोप कितना है तो 4 है सर। यस सर। और ये जो आखिरी में कांस्टेंट लिखा है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। इसका मतलब इंटरसेप्ट कितना है? नॉट ओनली 2 बट इट इज -2। इट कैन बी प्लस और माइनस, इट कैन बी प्लस और माइनस। अगर माइनस आ रहा है तो माइनस यूज करिए। इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप स्लोप भी माइनस हो सकता है सर। चलो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका x 0 है ना, जब आपका x 0 है, ठीक है, तो y -2 के बराबर है। y की वैल्यू क्या है? -2। मतलब ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, मतलब ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एक क्वाड्रेंट है, आपको याद होगा ना, ये फर्स्ट होता है, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर मैं आपको ऐसे कह दूं, क्या मेरी बात ये क्लियर हुई है सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। अब देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि -2x प्लस ऑफ 4 है, अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ? तो मैं कह सकता हूं इसको देख के कि मैं स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? -2, और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 4। 4। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब x 0 होगा, जब x 0 होगा, x 0 होगा तो y 0 तो नहीं होगा, y 4 होगा, बट स्लोप निगेटिव है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ नीचे से ऊपर नहीं, बल्कि ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तभी तो स्लोप निगेटिव होगा, क्योंकि ये एंगल तभी तो ग्रेटर देन 90 होगा बेटे। और जहां पर x आपका 0 है
y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4। कॉन्सेप्ट समझ आया है स्ट्रेट लाइन का? यस सर। यस सर। ठीक है, ये देखो ये सब कॉन्सेप्ट हम मोशन में यूज करने हैं, हमें इस सारे को यूज करना है मोशन के केस में, मतलब मोशन का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना उसमें यूज करना है। बट मैं आपको बेसिक आइडिया इसलिए दे रहा हूं कि ताकि वहां पर जब ग्राफ हम ड्रॉ करें तो आपको दिक्कत ना हो कि भाई क्या कैसे हो गया, स्लोप क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या, कौन सी चीज हो गई। तो इसलिए आपको ये बेसिक चीजें पहले सिखाई जा रही हैं ताकि आपको जब ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हो मोशन के तो सब कुछ समझ आ जाए। तो एक तो वैरायटी ऑफ ग्राफ ये हो गई सर कि जब भी आपकी दो क्वांटिटी लीनियरली रिलेटेड होगी तो हम हमेशा ग्राफ जो लेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगा। सिंपल सी बात है, मतलब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं दूसरी बात पर, अगर आपकी दो क्वांटिटी क्वाड्रेटिकली रिलेटेड है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो, मतलब पावर 2 हो, है ना, डिग्री 2 हो किसी इक्वेशन की, तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कर्व बनेगा और उस कर्व को हम पैराबोला भी कहते हैं। मतलब अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की हो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, आगे भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है बेटा, क्वाड्रेटिक। ये भी 10th में सुना होगा आप लोगों ने, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना तो ये ग्राफ जो होगा ये कर्व आता है, कर्व, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर लिख लेता हूँ आसानी के लिए। अब सर अगर मैं x को जीरो, अब सुनना मेरी बात, तुम्हारे लिए स्पेशली मैं कर रहा हूं, अगर x को 0 कर दूं तो y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर मैं x को 1 कर दूं तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखो x को 1 रखो तो y 2 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 2 तो y कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो तो ये 8 हो जाएगा सर। अगर मैं x को 3 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 18। क्या मेरी बात समझ में आई है, हाँ ना बोलो। y if y x इज इक्वल टू 4 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 16 इंटू 2 32। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, कोई कस वाली बात हो तो बोल दीजिएगा। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं y और x को, तो यहाँ y यहाँ x, ये 0 है तो 0 है, दोनों 0 0 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो यहीं से दिख रहा है आपको। जब मैंने x को 1 किया तो y कितना मिला, 2। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मिला, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह से हम if x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 8, मतलब x में हम गए 2 पे तो y चला गया 8 पे, मतलब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये ऐसा मिलेगा एक पॉइंट। इसी तरह से अगर हम x पे 3 जाएं तो y कितना चला जाता है, y चला जाता है 18, ठीक है। ये इन दोनों को मिला दूं तो इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से x पे 4 जाएं 4 तो y कहाँ चला जाता है, 32 पे। तो ऐसा इधर कोई पॉइंट मिलेगा, मान लो इन पॉइंट्स को अगर मिलाओगे तो यू विल नॉट गेट अ स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट समथिंग लाइक अ कर्व। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है सर, एक कर्व जैसा मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी लाइन नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब कि जब भी दो क्वांटिटी क्वाड्रेटिकली रिलेटेड होती हैं तो द ग्राफ दैट यू गेट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, रादर इट इज अ कर्व। और इस तरह के कर्व को हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, बोलो, कोशिश करो। पैराबोला। पैराबोला मतलब अगर क्वांटिटी क्वाड्रेटिकली रिलेटेड है तो ग्राफ वुड बी अ पैराबोला, अगर क्वांटिटी इज लीनियरली रिलेटेड है तो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जो ग्राफ मिलेगा ये पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, पैराबोलिक ग्राफ, कर्व और पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है। अब पैराबोला होता कैसा है, अब इस बात को और समझो विस्तार में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं इन्वॉल्व करना है हमें तो सिर्फ चीजों को समझना है। देखो पैराबोला बेसिकली ऐसा हो सकता है, देखो जो मैं बना रहा हूँ उस बात को देखो और जहां नहीं समझ में आए वहां पूछो। पैराबोला ऐसा हो सकता है, या सर पैराबोला ऐसा हो सकता है, या सर पैराबोला ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा, है ना। बेसिकली 4 टाइप के पैराबोलास हैं। लेकिन हम मोशन की बात करेंगे ना, हम मोशन में ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
तो मोशन में अगर हम कोई भी ग्राफ टाइम के साथ ड्रॉ करेंगे, मेरी बात समझिएगा, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपने कभी सुना हो तो, अगर थोड़ा सा भी सुना है ना, थोड़ा सा भी 11th याद है, तो आपको मेरी बात ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगी। जैसे मोशन में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जनरली, वो टाइम के साथ करते हैं जनरली, मतलब डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, स्पीड टाइम का ग्राफ, है ना। मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मान लो मैंने डिस्टेंस लिया और टाइम लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें डिस्टेंस भी पॉजिटिव, टाइम भी पॉजिटिव। ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है, मतलब टाइम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, टाइम है, तो टाइम निगेटिव, वाई पॉजिटिव होता है। मुझे एक बात बताओ, एक्स एक्सिस पे टाइम है ना, और टाइम कैसा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। मुझे एक बात बताओ, टाइम कभी निगेटिव हो सकता है क्या बच्चे? नहीं सर। बेटा सबकी आवाज आनी चाहिए बेटे, नहीं आ रही है। टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, नो, है ना, टाइम तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना, टाइम निगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ का इधर वाला पार्ट हमारे मोशन के केस में पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑल्दो पैराबोला पूरा का पूरा ये है पूरा पूरा का पूरा पैराबोला, बट हम जब ये पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे तो हम उस केस में इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस पार्ट को कंसीडर करेंगे तो इधर टाइम निगेटिव है और टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इस पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? सिमिलरली यहां पर अगर ये वाला पैराबोला, इसमें भी देखो ये वाला जो इस वाले क्वाड्रेंट में है, तो इसमें टाइम कैसा हुआ, ये इधर आ रहा है टाइम, तो ये नेगेटिव, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। राइट? टेल मी यस और नो, है ना। ये पूरा का पूरा कंसीडर नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा इस क्वाड्रेंट में है जिधर टाइम नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आ रही है समझ में? यस सर। ये पॉसिबल है, ये ऊपर नीचे दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जनरली हम पैराबोला तो कंसीडर करते हैं, बट पैराबोला में हम इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि उसमें टाइम नेगेटिव नहीं आए। तो जो हम कर्व या पैराबोला कंसीडर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा नहीं बनाते हैं। तो जनरली हम जो पैराबोला हमें मोशन के ग्राफ में दिखाई देगा वो या तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा, ठीक है, वही है, ये पूरा वाला था, या ऐसा होगा। अब ध्यान से समझिए, कुछ बातें ध्यान से सुनिए। एक और पैराबोला होता है, बट पहले इन दोनों को समझिए। सर स्ट्रेट लाइन में अगर आप देखो तो स्ट्रेट में मैंने आपसे बोला था कि स्ट्रेट लाइन में एक चीज है जिसको हम स्लोप कहते हैं, बोला था अभी। और स्ट्रेट लाइन की खास बात ये होती है कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप चेक करूं, किसी भी पॉइंट में, मान लो अगर यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी ये एंगल 30 होगा और यहाँ पर भी ये एंगल 30 होगा। क्लास 7th 8th की मैथमेटिक्स से ये भाई, अगर स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर एंगल जितना है उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा, उतना ही एंगल यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इसका मतलब हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू सेम होगी। क्या बोलते हो मिर्जा? यस सर। सर हर जगह एंगल सेम है तो हर पॉइंट पे यस सर। स्लोप की वैल्यू सेम होगी। स्ट्रेट लाइन का बेसिक मतलब ये भी है कि स्लोप एट एवरी पॉइंट इज सेम, राइट। बट जब आप कर्व लेते हैं, मतलब जब आप इस तरह का पैराबोला लेते हैं, जब आप इस तरह का पैराबोला लेते हैं तो याद रखिएगा कि इस तरह के पैराबोला का स्लोप हर पॉइंट पे सेम नहीं होता है। समझ आ रही बात? ये चेंज हो रहा होता है ना। किस केस में क्या होता है उसकी बात मैं करूंगा, ठीक है, किस केस में क्या होता है मैं उसकी बात करूंगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप देखना है तो आप कैसे देखें सर? स्लोप का मतलब एंगल देखना पड़ेगा, एंगल देखने के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो कर्व है। तो हमें जिस पॉइंट पे स्लोप देखना होता है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। समझ रहे हो? टेंजेंट सुना है? यस सर। सब ने प्लीज रिस्पॉन्ड करो। और इसका एंगल देखो, मान लो ये एंगल θ1। इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर मुझे देखना है तो इस पॉइंट पे मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और इसका एंगल देखूंगा। भाई मेरे आवाज नहीं आ रही है यार तुम लोगों की, भाई एक ही बच्चा बोल रहा है बार बार। सबको क्लियर है ये? तूबा
जिस पॉइंट पे स्लोप कर देखना है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट, ये टेंजेंट तो सुना होगा ना। टेंजेंट का बेसिक मतलब होता है ऐसी कोई भी लाइन जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही हो, ऐसे, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे स्लोप देखना है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ये दो एंगल आपको दिख रहा है θ1 एंड θ2, कैन यू प्लीज टेल मी θ1 और θ2 में कौन बड़ा है? विच ऑफ द टू इज ग्रेटर? सर देख के बता सकते हो θ1। भाई एक बात मैं आपसे कहूं, Q1 θ1 बड़ा है सुरेश? 2 सर। θ2 बड़ा है। भाई मैं आपसे कहूं ये एक एंगल है और दूसरा मैं आपसे कहूं, आप एंगल देख के भी कंपेयर नहीं कर पा रहे हो क्या? बच्चे आप एक बात बताओ, ये θ1 ये θ2 कौन सा एंगल ज्यादा दिख रहा है आपको? θ2 सर। 2 θ2 ज्यादा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, θ2 ज्यादा है। भाई सबको समझ में आ गया कि θ2 बड़ा है, या ये भी बताऊं? 2 बड़ा है। 2 बड़ा है। तो अगर सर θ2 इज ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब, अच्छा एक बात याद रखिएगा, थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan थीटा भी बढ़ता है। थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan की वैल्यू भी बढ़ती है। थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो tan की वैल्यू भी बढ़ती है। तो θ2 बड़ा है θ1 से, इसका मतलब tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। tan θ2 मतलब भाई थीटा बढ़ा तो tan भी बढ़ा। इसका क्या मतलब हुआ? tan θ2, ये θ2 एंगल कहां पर का है? Q पॉइंट का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्लोप एट Q इज ग्रेटर देन स्लोप एट P। क्या मेरी बात हजम हो पा रही है? इसका मतलब इस तरह के कर्व में अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो स्लोप इंक्रीज होता है। क्या होता है बोलो? होता है। स्लोप इंक्रीज होता है। तो याद रखने वाली क्या बात है, अब आपको याद रखना है ऐसे है कि अगर ये इधर लिख देता हूं, इस तरह के कर्व में या इस तरह के पैराबोला में बॉटम से टॉप की तरफ अगर जा रहे हो, बॉटम टू टॉप स्लोप इंक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव। स्लोप इंक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? कि ऑल द एंगल्स दैट यू विल बी गेटिंग विल बी लेस देन 90 डिग्री। जो भी एंगल आपको दिखेगा वो 90 से छोटा होगा, और जब भी एंगल 90 से छोटा होगा तो tan की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और tan की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। यहां तक नोट करिए सर, उसके आगे वाला बताना है मुझे। यहां तक नोट कर लीजिए प्लीज। यहां तक नोट कर लीजिए ताकि मैं दूसरा वाला जो पैराबोला बनाया है उस पर चर्चा कर सकूं, और कुछ इशू है तो पूछिए प्लीज। यस सर, नोट हो गया। ठीक है, आपने नोट कर लिया तो मैं अब ये दूसरा वाला जो पैराबोला या कर्व आपको दिख रहा है इस पे चर्चा कर लेता हूं। जी सर। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। अब देखिए इस पे भी देखो, हमेशा जब भी आपको कर्व हो ना, कर्व जिसको हम पैराबोला कह रहे हैं, कर्व या पैराबोला जो भी कह लो आप इसको,
क्योंकि आप एग्जैक्ट मैथमेटिक्स तो पढ़ नहीं रहे जिसमें आपको एकदम एग्जैक्ट टर्म यूज करना है, तो आप कर्व कह लें या पैराबोला कह लें, आपकी मर्जी। तो अगर आपके पास इस तरह का कर्व हो, कभी भी कर्व हो ना, तो कहीं पर भी स्लोप देखने का मतलब वहां पर आप टेंजेंट लीजिए, उस टेंजेंट का एंगल देखिए और उससे आपको स्लोप का आइडिया पता चलेगा। क्या मतलब हुआ सर? जैसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मुझे मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, ये पी है और क्यू, इन दोनों पे मुझे स्लोप चेक करना है, स्लोप। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहला काम, एक टेंजेंट ले लूंगा सर। ऐसे एक लाइन तो बना ही सकते हो ना, यहां पर एक टेंजेंट ले लूंगा। तो इसका एंगल एक्स के साथ, ये एक्स एक्सिस है, इसको इधर दिखा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्स को ऊपर उठा के भी लगा दो तो फर्क नहीं पड़ जाएगा सर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो यहां जितना एंगल बनेगा उतना यहां भी बनेगा। तो एक्स को ऊपर भी दिखा दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे मेरी बात समझना। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल θ1 है, ये वाला एंगल θ2 है, इस पॉइंट का नाम P है और इस पॉइंट का नाम Q है। अब मुझे एक बात बताइए, कौन ज्यादा है? चित्र देखिए और बताइए, θ2 बड़ा है या θ1? θ1 बड़ा है सर। ऑफ कोर्स θ1 बड़ा है। भाई इस केस में अगर आप देखेंगे तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 दिख रहा है आपको, सबको दिखना चाहिए सर। इसका मतलब है tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2 है, क्योंकि थीटा बढ़ेगा तो tan बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है स्लोप एट P इज ग्रेटर देन स्लोप एट Q। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हम P से Q पे गए तो स्लोप डिक्रीज हुआ है सर। लास्ट वाले केस में स्लोप इंक्रीज हुआ था, इस वाले केस में क्या हो रहा है? स्लोप डिक्रीज हो रहा है। समझ में आई बात? इसका मतलब ये पैराबोला डिक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और इससे पहले वाला जो पैराबोला हमने बनाया है वो इंक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब सर इसमें मैं क्या कह सकता हूं? इसमें मैं कह सकता हूं बॉटम टू टॉप, मैं लिख देता हूं बॉटम टू टॉप स्लोप डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव। देखो नीचे से अगर हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर, तो हमारा जो स्लोप है नीचे से ऊपर जाने में वो डिक्रीज कर रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है नीचे से ऊपर जाने में, स्लोप इज डिक्रीजिंग। बट एंगल्स देखो ना, θ1 देखो या θ2 देखो, तो ये एंगल्स 90 से तो छोटे हैं ना बेटे, एंड बिकॉज द एंगल्स आर लेस देन 90, तो इसका मतलब है कि भाई स्लोप भले इंक्रीज हो रहा है नीचे से ऊपर जाने में, एक्सक्यूज मी, बट रहेगा कैसा? रहेगा हमेशा पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरा सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, और अगर क्लियर हो गया तो इसको यस नोट सर। करिए। मैं दो पैराबोला के बारे में बता चुका हूँ, एक थर्ड पैराबोला पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का ग्राफ हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे आपको तो। एनीवेज, तो ये इसको नोट कर लो तो ताकि मैं लास्ट केस डिस्कस कर लूं, उसके बाद हम मोशन के ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे। सर क्या कोई ऐसा इंस्टेंट आएगा जब मतलब ये हमारा ये कर्व या पैराबोला जाकर के इस एक्सिस को टच करेगा? हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये अगर आप किसी बॉडी को, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, किसी बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंको, ये ऊपर से वापस नीचे आ जाए, ठीक है, तो ये जो, अगर उस बॉडी के लिए हम ये पैराबोला ड्रॉ तो करेंगे ये वापस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए, तो वो वापस आ जाता है, तो वो पॉसिबल है। इज इट डन? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, मेरी बात सुनिएगा। लास्ट केस ऑफ द पैराबोला, लिसन टू मी केयरफुली सर। ये लास्ट केस है, मतलब जितने की हमें रिक्वायरमेंट है उसका लास्ट। ये मत कह देना कि भाई इसके आगे दुनिया ही खत्म हो गई। जितना हमें फिजिक्स में चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं। ये भी कर्व है, ये भी पैराबोला है ना? इस पैराबोला के बारे में समझते हैं। इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप देखना है तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट लूंगा, ठीक है, एक्स के साथ इसका एंगल देखूंगा। इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप देखना है तो इस पॉइंट के साथ एंगल देखूंगा, ठीक है, इसको मान लो θ1 कह रहा हूं,
इसको थीटा 2 कह रहा हूँ, इस पॉइंट को P कह रहा हूँ, इस पॉइंट को Q कह रहा हूँ। अब मुझे आप लोग बताएंगे देख के कि भाई कौन सा वाला एंगल ज्यादा है, थीटा 2 या थीटा 1? थीटा 1 सर। सर थीटा 1। बहुत नो सर, बढ़िया थीटा बेटे। 2 सर। नहीं नहीं सर नहीं, थीटा तूने पहले 1। सही बोला, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। थीटा के टर्म्स में तो 1 वाला बड़ा है। सर लेकिन ये अभी 90 आ से रहे आगे हैं, जा रहा अभी है अभी नहीं। अभी आ रहे, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट अभी आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पे। एंगल के टर्म्स में कहूं तो एंगल तो यही बड़ा दिख रहा है ना आपको, नहीं आ रही बात समझ में? बट यस सर, एज एंगल एंगल के टर्म्स में वही है ना बेटा। तो अभी आ रहे हैं हम उस बात पे आ रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट उस बात पे आ रहे हैं। एज थीटा 1 एंड थीटा 2 बोथ आर ग्रेटर देन 90, therefore tan थीटा 1 भी निगेटिव होएगा और tan थीटा 2 भी निगेटिव होगा। ये बात सबको क्लियर हो गई कि भाई tan थीटा 1 भी निगेटिव आएगा और tan थीटा 2 भी निगेटिव आएगा, क्योंकि दोनों ही थीटा 1 और थीटा 2 90 से बड़े हैं। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है? अब देखो थीटा 1 बड़ा है ना, थीटा 1 बड़ा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी। मान लो इसकी वैल्यू आई 4, इसकी वैल्यू आई 2, बट दोनों के साथ माइनस लगेगा ना। तूबा एंड रफीक, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। भाई ऑल्दो ये थीटा 1 इससे बड़ा है, तो भाई ये वैल्यू वाइज तो ये हो गया, बट माइनस भी तो लग रहा है ना दोनों के साथ, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। व्हाट हैपन? सर बोलो तो। यस सर। बस एक ही बच्चा इतनी देर में बोल पा रहा है। अब सर सारे बताइए प्लीज। तूबा, रफीक, प्लीज जल्दी बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तूबा, रफीक, क्या मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। तो बच्चे आप लोगों को यहां तक मेरी बात समझ आ गई है कि tan थीटा 1 भी निगेटिव है? ओके तूबा, tan थीटा 1 भी निगेटिव है और tan थीटा 2 भी निगेटिव है, बट बेटे ये वैल्यू निगेटिव में और ये वैल्यू निगेटिव में अगर देखोगे तो ये -4 आ रही होगी, तो ये -2 आएगी, बिकॉज निगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं -2 इज ग्रेटर देन -4। निगेटिव लग गया ना, तो -2 इज ग्रेटर देन -4। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप एट Q इज ग्रेटर देन स्लोप एट P। जो कम निगेटिव होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, जो ज्यादा निगेटिव होगा वो कम बड़ा होगा। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नोट कर लीजिएगा साथ साथ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्लोप इंक्रीज हो रहा है सर। स्लोप ऊपर से नीचे आओगे तो स्लोप इंक्रीजेस बट इज नेगेटिव। मतलब स्लोप हो रहा है इंक्रीज, बट रहेगा कैसा? स्लोप इंक्रीज होगा बट रहेगा नेगेटिव। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। जी सर। जी सर। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए, ये सब पढ़ के रखिएगा, ताकि जब मैं मोशन के ग्राफ्स करा रहा हूँ तो उसमें इशू ना आए, आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, पढ़ के रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम मोशन के ग्राफ्स पे डिस्कशन शुरू करेंगे। सर हाँ जी। प्रॉब्लम्स करने के लिए सर कोई बेस्ट एक ही बुक बताइए, बेस्ट सिर्फ एक। सिर्फ एक बेस्ट अगर कहोगे तो SC वर्मा से सबसे बढ़िया है अभी तुम्हारे लेवल और पे। मेरा मेरा टारगेट 2022 नीट है, उस हिसाब से। तो SL अरोड़ा उठा लो, सर होगा बड़ी बुक मत उठाओ। जी, मतलब मुझे उतनी बस इतना चाहिए कि बस मिल जाए, उतना मवाद आ जाए कि अच्छा सिक्योर हो जाए बस।
एसएल अरोरा के एसएल अरोरा में हर चैप्टर के बाद जेई आईआईटी के आए हुए ऑब्जेक्टिव्स, एम्स के आए हुए ऑब्जेक्टिव, नीट के आए हुए ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए होते हैं, ओके ठीक है, और कुछ उसके अपने भी दिए हुए होते हैं। तो जो उसका एमसीक्यू वाला पार्ट है ना, वो आप करिए उससे, ठीक है। और एसएल अरोरा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इससे थ्योरी भी आप पढ़ पाएंगे, यस समझ रहे हैं आप, इसलिए आप एसएल अरोरा उठा लीजिए, ठीक है। ओके सर, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। किसके लिए सर बुक? मतलब ये अपने प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो कोई भी ले सकता है। हाँ, कोई भी ले ले, उसमें कोई इशू नहीं है, आप ले लें, कोई ले ले। जी सर, हम हाँ, करना चाहते बिल्कुल करिए, कोई तो बुक से जरूर प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होगा ही नहीं, तो प्रैक्टिस तो बच्चे करनी है हमने, ठीक है। ओके, तो मैं एंड कर रहा हूँ।